देखो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एग्जैक्टली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है? आपके जीएसटी लॉ में दो तरह के मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और सेकंड होता है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? सप्लायर और रेसिपिएंट, देयर आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व। अगर यहाँ पर नॉर्मली अगर हम बात करें तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? सप्लायर। तो नॉर्मली सप्लायर यहाँ पर क्या होता है? टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल होता है। और अगर सप्लायर ही टैक्स का पेमेंट करता है, जीएसटी के जो अदर कंप्लायंसेस है लाइक रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा, अदर जो ये रिक्वायरमेंट है कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट, अगर वो भी सप्लायर ही करता है तो उसे बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाईज को नोटिफाइड कर रखा है जिसमें गुड्स भी है सर्विसेज भी है, जिसमें यहाँ पर सप्लायर टैक्स नहीं पे करके रेसिपिएंट क्या करेगा? टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इन केसेस में जो सप्लाईज नोटिफाइड कर रखी है गवर्नमेंट ने, जिनमें सप्लायर टैक्स नहीं पे करके कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। यहाँ पर जितने भी कंप्लायंसेस है वो रेसिपिएंट करेगा। तो इसे यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? सारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सप्लायर की जगह किसको करनी होती है? रेसिपिएंट को करनी होती है। जैसा कि जीएसटी लॉ एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जिसमें यहाँ पर सप्लायर जो टैक्स गवर्नमेंट को देता है तो वो रेसिपिएंट से कलेक्ट करके ही देता है। मीन्स अल्टीमेट टैक्स का जो बर्डन होता है वो रेसिपिएंट पे ही होता है। बट यहाँ पर टैक्स का जो पेमेंट है गवर्नमेंट को वो कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है या रेसिपिएंट कर रहा है? तो नॉर्मली तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रेसिपिएंट क्या करेगा? पे करेगा। और वो कौन कौन से केसेस है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाईज को नोटिफाइड कर रखा है। उन नोटिफाइड सप्लाईज पे टैक्स का पेमेंट सप्लायर नहीं करके रेसिपिएंट करेगा। ओके, तो देखो जनरली द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जो सप्लायर होता है गुड्स और सर्विसेज का, इज लायबल टू पे द जीएसटी, वो जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबल रहता है। हाउ एवर अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर द लायबिलिटी ऑफ टू पे द जीएसटी, जीएसटी का पेमेंट करने की लायबिलिटी इज कास्ट ऑन द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के रेसिपिएंट पे आ जाती है। सप्लायर के ऊपर नहीं रह के किसके ऊपर आ जाती है? रेसिपिएंट के ऊपर आ जाती है। ओके, तो रिवर्स चार्ज मीन्स, रिवर्स चार्ज का क्या मीनिंग हुआ? द लायबिलिटी टू पे द टैक्स इज ऑन द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जो सर्विसेज और गुड्स का रेसिपिएंट है उस पे लायबिलिटी आ जाएगी, इंस्टीड ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई। आपको ये ध्यान में रखना है केवल जो सप्लाई नोटिफाइड कर रखी है केवल उन्हीं सप्लाई पे यहाँ पर रेसिपिएंट पे करेगा। अदरवाइज यहाँ पर जो नोटिफाइड सप्लाईज नहीं है तो उस केस में सप्लायर ही जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबल रहेगा। ओके, देखो अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ओनली द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, सारी कंप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट इज दैट टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जीएसटी, यानी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, डिपोजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स डिपोजिट करवाने की रिक्वायरमेंट, रिटर्न्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट, जो भी कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट होती है हैव बीन शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो जाती है। नॉर्मली किसकी होती है? सप्लायर की, बट इट इज शिफ्टेड टू द रेसिपिएंट। द बर्डन टू पे द जीएसटी, अगर हम बात करें जीएसटी की पेमेंट की बर्डन, वो तो हमेशा रेसिपिएंट के हैंड्स में रहती है, अल्टीमेटली रेसिपिएंट को ही बियर करना होता है। तो द बर्डन टू पे द जीएसटी, जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली लाइज ऑन द रेसिपिएंट ओनली। तो ये जो बर्डन है टू पे द जीएसटी वो किसके ऊपर रहता है? यहाँ पर रेसिपिएंट के ऊपर ही रहता है। ओके, नेक्स्ट देखो दो तरह के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होते हैं। हम जनरली बेसिक बात करते हैं यहाँ पर, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें दो तरह के सिनेरियो है। देखो फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज जिनको नोटिफाइड कर दिया है कि इन पर्टिकुलर गुड्स इन पर्टिकुलर सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा। तो फर्स्ट सिनेरियो तो ये है कि अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया कि इन पर्टिकुलर गुड्स पे इन पर्टिकुलर सर्विसेज पे जो टैक्स का पेमेंट है वो रेसिपिएंट ही करेगा गवर्नमेंट को। ओके, सेकंड सिनेरियो ये बोलता है कि देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है बट रेसिपिएंट क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। सप्लायर तो क्या है? अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो इन केसेस में जहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है
तो जो रजिस्टर्ड पार्टी है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, मीन्स रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्लियर है? तो दोनों सिनेरियो आपको कंप्लीट है। फर्स्ट में तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है कि इन पर्टिकुलर गुड्स इन पर्टिकुलर सर्विसेज पे टैक्स का पेमेंट रेसिपिएंट को करना है, तब तो उन पे करना है। सेकंड में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर जो टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, बर्डन है, यहाँ पर किस पे शिफ्ट हो जाएगा? रेसिपिएंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो फर्स्ट सिनेरियो, टू टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज सिनेरियो है। First scenario occurs in the case of the supply of the specified category of the goods or services। जो specified category है गवर्नमेंट की, उन पे तो आपको रेसिपिएंट को ही पे करना है, which is covered by the section 9 subsection 3 of the CGST or SGST or UTGST Act। Similar provision that is contained under section 5 subsection 3 of the IGST Act। Okay, next second scenario occurs in the case of the supply of the specified category of the goods or services made by an unregistered supplier। सेकेंड सिनेरियो में सप्लायर क्या है? अनरजिस्टर्ड है, और वो जो सप्लाई कर रहा है मीन्स रेसिपिएंट जो है टू द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, यानी जो रेसिपिएंट है वो क्या है? रजिस्टर्ड है, जो कवर्ड है किसमें? सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट में। मीन्स इफ द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। ओके, नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज विच इज नोटिफाइड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन कौन सी गुड्स है, कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिन्हें यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर कर रखा है। तो देखो हम बात करेंगे सबसे पहले गुड्स की। द सप्लाईज ऑफ द गुड्स, कौन कौन सी गुड्स है विच इज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, इज दैट गुड्स वेयर द टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट। यानी कौन कौन से ऐसे गुड्स है जिन पे टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? रेसिपिएंट करेगा। तो देखो गुड्स लाइक कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, बीडी रैपर लीव्स, जो बीडी रैपर लीव्स होती है, टेबिको लीव्स, सप्लाई ऑफ द लॉटरी, सिल्क यार्न, यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, रॉ कॉटन एक्सेट्रा। ये कुछ पर्टिकुलर गुड्स है जिनमें हमेशा टैक्स का पेमेंट, यानी सारी जो कंप्लायंसेस है वो कौन करेगा? रेसिपिएंट करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर गुड्स है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखे हैं, ये फर्स्ट सिनेरियो में कवर होते हैं आप लोगों के, और इसमें जो टैक्स का पेमेंट है वो रेसिपिएंट पे शिफ्ट हो जाता है। मींस सारी कंप्लायंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो रेसिपिएंट पे शिफ्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन। देखो फर्स्ट तो बात करता है गुड्स की और सेकंड किसकी बात करता है? सर्विसेज की। मींस अब हम रीड करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर सर्विसेज है जिनमें टैक्स का पेमेंट रेसिपिएंट करेगा, सप्लायर नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट इज दैट सर्विसेज on which the tax is payable by the recipient। ओके, तो नोटिफाइड कर रखा है 28 जून 2017 को, जो नोटिफिकेशन पास किया है उसमें स्पेसिफाइड कर रखा है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगी। ओके, देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी फर्स्ट सर्विस कवर होती है GT की सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विसेज। तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विसेज आप लेते हैं तो उसमें टैक्स कौन पे करेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसे एप्लीकेबल होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको RCM में ये पता होना चाहिए, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है दैट इज कवर्ड अंडर द RCM, बट केवल वही सर्विसेज कवर्ड है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है। अगर यहाँ पर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड से नहीं करके रोड के अलावा किसी और मोड से करते हो तो इस केस में यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो सेकंड, यहाँ पर रेसिपिएंट अगर इन 7 पार्टीज में से कोई है तो ही यहाँ पर RCM एप्लीकेबल होगा। अगर इन 7 पार्टीज के अलावा अगर कोई और पार्टी है तो इसमें RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर GT की जो सर्विसेज है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने की जो सर्विसेज है, मीन सप्लायर की प्रेमाइसेस से रेसिपिएंट की प्रेमाइसेस में गुड्स पहुंचाया जा रहा है और उसके लिए ट्रांसपोर्टर की यहाँ पर आपसे सर्विस, ट्रांसपोर्टर की आप सर्विसेज ले रहे हो और ट्रांसपोर्टर आपको सप्लायर की प्रेमाइसेस से रेसिपिएंट की प्रेमाइसेस तक गुड्स को पहुंचाने की फैसिलिटी दे रहा है। ओके,
तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जीटीए की सर्विसेज है वो रेसिपिएंट यानी ले कौन रहा है। अगर इन 7 पार्टीज में से 7 पार्टीज कौन कौन सी, या तो कोई फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट में, या कोई सोसाइटी जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, या कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सी जीएसटी एसजीएसटी लॉ में अगर आप रजिस्टर्ड हो, बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर इन 7 पार्टीज में से कोई पार्टी अगर सर्विसेज लेती है किसकी, जीटीए की, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। अगर इन 7 पार्टीज के अलावा अगर कोई और पार्टी लेती है तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उस केस में फॉरवर्ड चार्ज ही एप्लीकेबल होगा। फॉरवर्ड चार्ज मीन्स जीटीए को ही टैक्स पे करना होगा। बट रेसिपिएंट इन 7 में से कोई पार्टी है, इन 7 में से अगर कोई एक पार्टी है तो इस केस में यहाँ पर जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेंगे। यहाँ पर जीटीए जो सप्लायर है वो टैक्स पे नहीं करेगा। ओके, बट जीटीए की जो ये सर्विसेज हैं, यहाँ पर जीटीए की जो ये सर्विसेज वो कब एप्लीकेबल नहीं होती, मीन्स यहाँ पर आरसीएम कब एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन द केस ऑफ जीटीए सर्विसेज। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर जीटीए जो सर्विसेज दे रहा है मीन्स रेसिपिएंट जो है वो यहाँ पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का डिपार्टमेंट है। जो रेसिपिएंट है जीटीए की जो सर्विसेज ले रहा है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का डिपार्टमेंट है, या कोई लोकल अथॉरिटी है, या कोई गवर्नमेंटल एजेंसीज है। तो अगर ये रेसिपिएंट है, ये जीटीए की सर्विसेज ले रहे हैं और ये पर्सन जीएसटी लॉ में टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करने या टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए जीएसटी लॉ में ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड जरूर है बट टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है। ये टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी डिपार्टमेंट्स या लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, अगर उनको सर्विसेज दी जा रही है जीटीए की बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ फॉर द सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज, बट दे आर रजिस्टर्ड under section 51 for the TDS under GST law, then in such case the provision of the RCM will not be applicable thereon. ओके, सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि तो जीटीए की सर्विसेज अगर ये 7 पार्टीज ले रही है तो एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पर अगर कोई भी गवर्नमेंटल एजेंसीज या लोकल अथॉरिटी है अगर वो टीडीएस अंडर सेक्शन 51 अंडर जीएसटी में तो रजिस्टर्ड है बट टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, देखो नेक्स्ट, सबसे पहले रेसिपिएंट जो जीटीए की सर्विसेज है उसमें रेसिपिएंट किसको माना जाता है, जीटीए की जो सर्विसेज यानी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है उसमें ट्रांसपोर्टर तो हो गया सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, सप्लायर की प्रीमाइसेस से रेसिपिएंट की प्रीमाइसेस में हो रहा है, ठीक है ना। और जीटीए में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यानी जीटीए की सर्विसेज कौन ले रहा है, कौन रेसिपिएंट किसको माना जाता है, जो ट्रांसपोर्टर को फ्रेट का पेमेंट कर रहा है, जो ट्रांसपोर्टर को फ्रेट का पेमेंट करता है। लाइक ट्रांसपोर्टर ने बोला 1 लाख रुपए मेरा फ्रेट चार्जेस रहेगा, 1 लाख रुपए भाड़ा रहेगा सप्लायर के प्रीमाइसेस से रेसिपिएंट तक पहुंचाने का। तो यहाँ पर सप्लायर यानी कंसाइनर और रेसिपिएंट यानी कंसाइनी, तो कंसाइनर की प्रीमाइसेस से कंसाइनी की प्रीमाइसेस में पहुंचाने का 1 लाख रुपए किराया है। तो अब ये फ्रेट पे कौन कर रहा है, कंसाइनर पे कर रहा है या कंसाइनी पे कर रहा है। अगर कंसाइनर पे करता है ये फ्रेट तो यहाँ पर जो जीटीए की सर्विसेज लेने वाला यानी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जीटीए का रेसिपिएंट ऑफ सर्विस सप्लायर यानी कंसाइनर कहलाएगा। बट अगर कंसाइनी फ्रेट का पेमेंट करता है तो जीटीए में रेसिपिएंट किसको माना जाएगा, कंसाइनी को माना जाएगा। तो मींस जीटीए के सर्विसेज में जीटीए का रेसिपिएंट यानी जीटीए की सर्विसेज कौन पर्सन ले रहा है, रेसिपिएंट ऑफ द जीटीए सर्विसेज किसको ट्रीट किया जाता है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द फ्रेट, जो यहाँ पर फ्रेट का पेमेंट कर रहा है या पेमेंट करने के लिए लायबल है, दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज द रेसिपिएंट ऑफ द जीटीए सर्विसेज और वो पर्सन यहाँ पर टैक्स पे करेगा। ओके, देखो यहाँ पर हु विल बी द रेसिपिएंट, किसको रेसिपिएंट माना जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर तो जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो ये क्या हो गया सप्लायर, ये क्या हो गया सर्विस सप्लायर। अब यहाँ पर सप्लायर ऑफ गुड्स, देखो एक तो गुड्स का सप्लायर होता है, गुड्स का रेसिपिएंट कंसाइनर और ये कंसाइनी। तो यहाँ पर फ्रेट का पेमेंट करने के लिए कौन लायबल है, अगर गुड्स का सप्लायर अगर फ्रेट का पेमेंट करने के लिए लायबल है तो यहाँ पर ये सप्लायर क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा आरसीएम में। ओके,
बट अगर रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का जो रेसिपिएंट है यानी कंसाइनी, उसकी लायबिलिटी कि आपको फ्रेट पे करना है, तो ये माना जाएगा कि ये पर्सन यहाँ पर क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, ये रेसिपिएंट है सर्विसेज का। ओके, तो रेसिपिएंट किसको माना जाएगा, जीटीए का। तो यहाँ पर जो फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, कंसाइनर या कंसाइनी दोनों में से जो फ्रेट का पेमेंट करने के लिए लायबल है, दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज अ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑफ द जीटीए एंड दैट पर्सन इज लायबल टू पे द जीएसटी अंडर आरसीएम। ओके, रेसिपिएंट जो है यानी जो सप्लायर या कंसाइनर या कंसाइनी, वो इनमें से कोई होना चाहिए, इनके अलावा अगर कोई पर्सन है तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। देखो, सर्विस प्रोवाइडर तो कौन है, जीटीए। जो कंसाइनर है, जो गुड्स का सप्लायर है, वो यहाँ पर एक कंपनी है, बट कंपनी इससे कोई मतलब नहीं, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है या नहीं, डजेंट मैटर। कंसाइनी पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसकी या नहीं, डजेंट मैटर। पर्सन पेइंग द फ्रेट, कंसाइनर और कंसाइनी में से कौन फ्रेट पे कर रहा है, यहाँ पर एग्जांपल में ले लेते हैं, कंपनी पे कर रही है, तो मींस कंसाइनर पे कर रहा है। तो रेसिपिएंट कौन हुआ, रेसिपिएंट कौन हुआ, रेसिपिएंट कंसाइनर हुआ। तो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है जीटीए, और सर्विस रेसिपिएंट है कौन, कंसाइनर। तो यहाँ पर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, कंसाइनर मींस कंपनी पे करेगी। जो पर्सन टैक्स फ्रेट का पेमेंट करने के लिए लायबल होता है वो पे करेगा। अब ये पे कैसे करेगी, पे करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी लॉ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अभी तक नहीं है तो अब करवाओ और टैक्स पे करो। ओके, सेकंड, सर्विस प्रोवाइडर तो है जीटीए, यहाँ पर जो सर्विस कंसाइनर है, जो माल भेज रहा है वो है पार्टनरशिप फर्म, और जिसको भेजा जा रहा है कंसाइनी रजिस्टर्ड पर्सन है, एक्स, यानी ये भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप फर्म को ये नहीं देखा जाता कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब यहाँ पर पर्सन जो फ्रेट का पेमेंट कर रहा है वो कौन है, डीलर एक्स, यानी यहाँ पर कंसाइनी क्या कर रहा है, फ्रेट पे कर रहा है। तो कंसाइनी अगर फ्रेट पे कर रहा है तो कंसाइनी जीटीए का रेसिपिएंट कहलाएगा, और यहाँ पर कंसाइनी क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल रहेगा। ओके, थर्ड, अगर पार्टनरशिप फर्म तो कंसाइनर है, और यहाँ पर जो कंसाइनी है वो रजिस्टर्ड फर्म है, बट यहाँ पर रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है, रजिस्टर्ड डीलर है एक्स, बट यहाँ पर जो फ्रेट पे कर रहा है, ऊपर वाले केस में फ्रेट डीलर यानी यहाँ पर कंसाइनी पे कर रहा था, बट यहाँ पर कौन पे कर रहा है, कंसाइनर पे कर रहा है। तो जो पर्सन यहाँ पर फ्रेट का पेमेंट करने के लिए लायबल होता है, दैट विल पे द टैक्स। ओके, नेक्स्ट, जीटीए के सर्विसेज, यहाँ पर कंसाइनर तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है मिस्टर वाई, और यहाँ पर जो कंसाइनी है वो कौन है, रजिस्टर्ड डीलर है मिस्टर एक्स। तो यहाँ पर जो फ्रेट का पेमेंट कर रहा है वो मिस्टर वाई कर रहा है। तो एक तरह से मिस्टर वाई जो फ्रेट का पेमेंट करता है वो रेसिपिएंट कहलाता है, तो मिस्टर वाई रेसिपिएंट कहलाएगा। तो बट मिस्टर वाई तो अनरजिस्टर्ड है, तो वो कैसे टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड होता है, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म कंपनी अगर अनरजिस्टर्ड होती तब तो उसी को ही टैक्स पे करना पड़ता है, बट अगर कोई इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है और वो रेसिपिएंट होता है, तो इस केस में यहाँ पर ये तो टैक्स पे नहीं कर सकता, तो इसकी जगह कौन पे करेगा, कंसाइनी पे करेगा। तो यहाँ पर कौन रजिस्टर्ड जो पर्सन है, डीलर है एक्स, यानी कंसाइनी पे करेगा। इवन फ्रेट का पेमेंट कौन कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है, बट ये इंडिविजुअल पार्टी अगर अनरजिस्टर्ड होती है तो इस केस में यहाँ पर जो कंसाइनी है वो टैक्स पे कर देगा। ठीक है, अगर इसी में अपोजिट होता कि कंसाइनर तो यहाँ पर क्या होता, रजिस्टर्ड, कंसाइनी कौन होता, अनरजिस्टर्ड, और कंसाइनी अगर यहाँ पर फ्रेट पे कर रहा होता तो यहाँ तो भी इस केस में यहाँ पर क्या हो जाता कि जो कंसाइनर है वो टैक्स पे कर देता। मीन्स कंसाइनर और कंसाइनी दोनों में से भी कोई एक, दोनों इंडिविजुअल से दोनों में से कोई भी एक पार्टी रजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड पार्टी है वो टैक्स पे कर देगी। नेक्स्ट, जीटीए की सर्विसेज है, तो जो कंसाइनर है वो तो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, कंसाइनी भी अनरजिस्टर्ड है, दोनों अनरजिस्टर्ड है। तो जीटी के सर्विसेज अगर दोनों अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स को दी जाती है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है, यानी उस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा। ओके, देखो जीटीए सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जैसे कि अभी लास्ट एग्जांपल में बात करी, जीटीए सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो वो एग्जम्प्ट कर रखी थी कौन से नोटिफिकेशन में, 32/2017 में, 13 अक्टूबर 2017 को। बट ये नोटिफिकेशन अब कैंसिल कर दिया है। कब कैंसिल किया, 31 दिसंबर 2018 को। इसका मतलब अगर यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सर्विसेज दी जाती है तो भी उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, बट वो कुछ नोटिफाइड सप्लाई पे ही लगेगा। और वो कौन कौन सी सप्लाई पे लगेगा, वो गवर्नमेंट ने लिस्ट अभी तक लॉन्च नहीं करी है। ठीक है, ये लिंक अभी तक बाकी नोटिफाइड करना। ठीक है,
नेक्स्ट जीटी की जो सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर अब हमने बात करी कि अगर 7 रेसिपिएंट है तो 7 रेसिपिएंट में से कोई पे करेगा। इनके अलावा अगर कोई है रेसिपिएंट ऑफ सर्विस तो इस केस में कौन पे करेगा, जीटीए खुद टैक्स पे करेगा। तो अगर जीटीए खुद टैक्स पे करता है, जीएसटी पे करता है, तो जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर वो यहाँ पर नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट। अगर इंडिविजुअल एडवोकेट प्रोवाइड करवाता है इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, अगर सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड करवाता है और ए फर्म ऑफ एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट क्या है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो उसे एज ए सीनियर एडवोकेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट है, एडवोकेट की फर्म है या सीनियर एडवोकेट है, अगर वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो इस केस में कैसे टैक्सेबिलिटी रहेगी। देखो लीगल सर्विसेज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, तो लीगल सर्विसेज का मीनिंग होता है लॉ से रिलेटेड। लॉ से रिलेटेड अगर आप कोई भी एडवाइस या कोई भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हो तो उसे लीगल सर्विसेज कहा जाता है। तो लॉ से रिलेटेड अगर आप कोई भी लीगल सर्विसेज, लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है, देखो लीगल सर्विसेज मीन्स एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस। अगर आप कोई भी एडवाइस देते हैं या आप कोई भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कोई भी असिस्टेंस दे रहे हैं इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, यानी किसी भी लॉ से रिलेटेड अगर आप कोई भी एडवाइस देते हैं, कंसल्टेंसी असिस्टेंस दे रहे हैं इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। और अगर आप किसी भी कोर्ट के सामने उसके रिप्रेजेंटेशन यानी उसका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। इफ दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द एडवोकेट देन व्हाट विल बी द टैक्सेबिलिटी। ओके, देखो सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट की फर्म, दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर जो सर्विस रेसिपिएंट है वो कौन है, बिजनेस एंटिटी। देखो यहाँ पर मैंने केवल बिजनेस एंटिटी को लिखा है, तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आरसीएम की हम बात करें, एग्जम्पशन की बात नहीं करें, क्योंकि अगर आप अदर देन बिजनेस एंटिटी को देते हैं या अगर ये एडवोकेट इंडिविजुअल एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म या सीनियर एडवोकेट नॉन बिजनेस एंटिटी को, ऐसी नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर कोई सर्विसेज देते हैं तो वो एग्जम्पशन की कैटेगरी में चल जाएगी। बट अगर आप बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते हैं तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाती है और इसमें टैक्स आरसीए में पे होता है, यानी टैक्स कौन पे करता है, बिजनेस एंटिटी पे करती है। ठीक है ना, इस बिजनेस एंटिटी में भी हम आगे बात करेंगे कि बिजनेस एंटिटी में भी स्मॉल बिजनेस एंटिटी अगर है, स्मॉल बिजनेस एंटिटी का मतलब ऐसे बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपीस या उससे कम का है तो उसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस एंटिटी। तो स्मॉल बिजनेस एंटिटी में यहाँ पर जिनका 20 लाख या उससे कम का टर्नओवर है तो इस केस में स्मॉल बिजनेस एंटिटी को भी एग्जम्पशन के दायरे में डाल दिया गया है। मीन्स अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर, ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपीस से कम है या 20 लाख रुपीस के इक्वल है, अगर एडवोकेट उन बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज देगा तो वो भी एग्जम्पशन की कैटेगरी में आ जाएगी। बट एज ए बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का है, ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर क्या है 20 लाख से ज़्यादा का है, तो 20 लाख से ज़्यादा का है तो उन बिजनेस एंटिटी पे टैक्सेबिलिटी आएगी और इसमें यहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी खुद पे करेगी, यानी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू द बिजनेस एंटिटी। सेम है, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की रेस्पेक्ट में भी सेम प्रोविजन है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहाँ पर बिजनेस एंटिटी को देती है तो ही टैक्सेबिलिटी आएगी, नॉन बिजनेस एंटिटी को देती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बिजनेस एंटिटी में भी अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट स्मॉल बिजनेस एंटिटी के अलावा अगर कोई बिजनेस एंटिटी है तो उस पर टैक्स लगेगा और आरसीएम में टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज में। मीन्स बिजनेस एंटिटी खुद टैक्स पे करेगी। ओके, दोनों पॉइंट्स को हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं आगे। देखो सबसे पहले सीनियर एडवोकेट की डेफिनेशन, 3 तरह के एडवोकेट यहाँ पर कवर होते हैं, इंडिविजुअल एडवोकेट, एडवोकेट की फर्म और थर्ड होता है सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में जिसके एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर कर देता है।
ओके तो सीनियर एडवोकेट मीन्स, सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या होता है, ऐसा एडवोकेट हु मे बी डेजिग्नेटेड, जिसे डेजिग्नेट कर रखा है एज ए सीनियर एडवोकेट इफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट बाय द virtue of his ability or standing at bar or the special knowledge or experience in the law and he is deserving of such distinction, यानी वो नॉर्मल एडवोकेट से थोड़ा डिफरेंशिएट यानी डिस्टिंक्शन शो होना चाहिए कि वो सीनियर एडवोकेट है, क्योंकि इस बंदे में नॉलेज ज़्यादा है। तो अगर किसी भी पर्सन में नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बिहाफ पर उसे क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर कर देते हैं। ओके व्हाट आर द जीएसटी एग्जम्पशन, जैसा कि अभी हमने बात करी है कि नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते हैं तो वो एग्जम्पशन की कैटेगरी में आ जाती है, और अगर बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपीस या उससे कम है तो वो भी एग्जम्पशन की कैटेगरी में आ जाती है। तो टैक्सेबल की कैटेगरी में केवल वो बिजनेस एंटिटी आती है जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होता है। ओके तो यहाँ पर व्हाट आर द जीएसटी एग्जम्पशन, जीएसटी एग्जम्पशन कौन कौन से अवेलेबल है एडवोकेट को, तो देखो एंट्री नंबर 45 जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है 28 जून का, जिसको कमेंट करके बता रखा है एग्जम्प्टेड सर्विसेज कौन कौन सी है। देखो अगर कोई सीनियर एडवोकेट, इफ ए सीनियर एडवोकेट बाय द वे ऑफ लीगल सर्विसेज, अगर कोई सीनियर एडवोकेट क्या करता है, लीगल सर्विसेज देता है, किसको देता है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को। अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को सीनियर एडवोकेट कोई भी लीगल सर्विसेज देता है तो वो हमेशा एग्जम्पशन की कैटेगरी में आ जाएगी। ओके अब बिजनेस एंटिटी को अगर देता है सीनियर एडवोकेट, अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो बिजनेस एंटिटी में भी दो कैटेगरी है। फर्स्ट ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर 20 लाख और लेस है, और ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। तो जिन बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का होगा उनका टैक्सेबिलिटी आएगा, जिनका 20 लाख और लेस होगा तो उनका टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। तो टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, ऐसे बिजनेस एंटिटी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹20 लाख से है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी एग्जम्पशन की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी उस सर्विसेज को भी एग्जम्प्ट सर्विसेज मानेंगे। बट देखो अगर एक सीनियर एडवोकेट, ये सीनियर एडवोकेट किसी और इंडिविजुअल एडवोकेट को या एडवोकेट की फर्म को या किसी और सीनियर एडवोकेट को, अगर ये सीनियर एडवोकेट एडवोकेट को सर्विसेज देता है तो क्या वो एग्जम्पशन की कैटेगरी में आएगी क्या, तो सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जम्पशन की कैटेगरी में नहीं आएगी, वो टैक्सेबिलिटी की कैटेगरी में आएगी। ओके तो सीनियर एडवोकेट अगर एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अगर किसी दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज देता है तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगी। ओके नेक्स्ट फर्म ऑफ एडवोकेट की बात करते हैं। देखो सीनियर एडवोकेट के केस में और फर्म ऑफ एडवोकेट में थोड़ा सा डिफरेंस है टैक्सेबिलिटी को लेके। फर्म ऑफ एडवोकेट में और इंडिविजुअल एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट को कोई सर्विसेज देता है, firm of advocate or individual advocate is providing the services to the advocate, then it will also cover under the exemption list। देखो डिस्कस करो इसको। ए फर्म ऑफ एडवोकेट, अगर एडवोकेट की फर्म है या कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है अदर देन सीनियर एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को देती है तब तो टैक्सेबिलिटी की कैटेगरी में, बट अदर देन सीनियर एडवोकेट यहाँ पर फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, इसका मीनिंग है अगर सीनियर एडवोकेट देता है सर्विसेज उसको छोड़ दो। बाय द वे ऑफ लीगल सर्विसेज, यानी एक इंडिविजुअल एडवोकेट और एडवोकेट की फर्म अगर किसी दूसरी इंडिविजुअल एडवोकेट और एडवोकेट की फर्म को सर्विसेज देती है तो वो भी एग्जम्पशन की कैटेगरी में आ जाएगी। अदर देन बिजनेस एंटिटी को देती है तो वो भी एग्जम्पशन के दायरे में आ जाएगी, और बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर अप टू 20 लाख है तो वो भी एग्जम्पशन की कैटेगरी में आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल एडवोकेट और एडवोकेट की फर्म अगर दूसरे एडवोकेट को देती है तो एग्जम्पशन में है, नॉन बिजनेस को देती है तो एग्जम्पशन में, बिजनेस को अप टू 20 लाख को देती है तो एग्जम्पशन में, बट सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज देता है तो वो तो टैक्सेबल में है, बट नॉन बिजनेस को देता है तो एग्जम्प्ट है, बिजनेस में अप टू 20 लाख देता है तो एग्जम्प्ट है। ओके तो इन क्रक्स हम बात करें तो लीगल सर्विसेज बाय द एडवोकेट और द एडवोकेट फर्म टू द नॉन बिजनेस एंटिटी, स्मॉल बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर अप टू ₹20 लाख है एंड टू द एडवोकेट और एडवोकेट फर्म, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके बट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सीनियर एडवोकेट टू द एडवोकेट फर्म, अगर सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड करवाता है एडवोकेट के फर्म को या एडवोकेट को, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, वैसे तो टैक्सेबिलिटी है बट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन निकाल दे कि सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को देगा तो एग्जम्पशन में आ जाएगा, तो उस दिन से हम एग्जम्पशन में लेंगे। बट अभी एट प्रेजेंट अगर सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज देता है तो वो टैक्सेबल की कैटेगरी में है। ओके, नेक्स्ट देखो, सिंपल सी बात है, बाय क्लैरिफिकेशन जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर था उसमें क्लैरिफाई कर रखा है कि लीगल सर्विसेज इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट टू ए बिजनेस एंटिटी, यानी बिजनेस एंटिटी का तो हमेशा टैक्सेबल है। अप टू 20 लाख छोड़ दो, 20 लाख से ऊपर की अगर कोई बिजनेस एंटिटी है तो उस पर हमेशा टैक्सेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल एडवोकेट प्रोवाइड कराए, चाहे फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड करवाए, चाहे सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड कराए, चाहे वो लीगल सर्विसेज हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज हो, ये टैक्सेबल रहेगी किसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ओके, मीन्स बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ओके, इफ द सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द एडवोकेट, अगर सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड करवा रहा है सर्विसेज अदर एडवोकेट को तो वो हमेशा यहाँ पर टैक्सेबल की कैटेगरी में रहेगी, यानी ऐसी सर्विसेज आपकी एग्जम्प्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आपको एक पोजीशन, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, मिस्टर ए इज प्रोवाइडिंग द लीगल सर्विसेज टू द मिस्टर बी हु इज रिसाइडिंग इन द यूएसए। मिस्टर ए इंडिया से बिलोंग करता है और मिस्टर ए यहाँ से लीगल सर्विसेज किसको दे रहा है, मिस्टर बी को दे रहा है जो यूएस से बिलोंग करता है। तो इस केस में यहाँ पर जो रेसिपिएंट है, नॉर्मली हम क्या बात करते हैं, इफ द इंडिविजुअल एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग द लीगल सर्विसेज देन द आरसीएम विल बी एप्लीकेबल, रेसिपिएंट हैव टू पे द टैक्स, बट रेसिपिएंट हियर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो वो नॉन रेजिडेंट में है, यानी वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है रेसिपिएंट, तो क्या टैक्स लगेगा क्या, तो यहाँ पर टैक्स जो है, यहाँ पर क्या है, जो एक्सपोर्ट है तो उसमें आरसीएम एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रेसिपिएंट है वो कहाँ पर रह रहा है, रेसिपिएंट जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में रह रहा है, तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब जो इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है उसी पे टैक्स लगना है। ओके, तो RCM is applicable on the legal services provided to the business entity. In the case services are provided outside India, इंडिया के बाहर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हो तो RCM एप्लीकेबल नहीं होगा, एज द बिजनेस एंटिटी, जिस बिजनेस एंटिटी को हम सर्विसेज दे रहे हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, यानी वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो इस केस में जो प्रोवाइडर है सर्विसेज का उसी को टैक्स भरना है, तो उसको टैक्स भरने के लिए GST लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसे ही टैक्स पे करना है, मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कंसिडर्ड एज, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज का तो उसको क्या बोला जाता है, इंटर स्टेट, और जो प्रोवाइडर है सर्विस प्रोवाइडर वो टैक्स पे करेगा IGST। ओके, तो देयरफॉर द सेक्शन 24 जो GST लॉ का है जिसमें अपने को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो इस केस में एडवोकेट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है और टैक्स पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपोर्ट अगर आप करते हो, देखो इंपोर्ट अगर हम करते हैं, लाइक मिस्टर ए यूएस में है एडवोकेट एंड ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द मिस्टर बी, उसकी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जो इंडिया में है। सबसे पहले जो यूएस का एडवोकेट है वो इंडिया में एडवोकेट तो माना नहीं जाता है, क्योंकि एडवोकेट का मतलब जिसका बार काउंसिल में नाम रजिस्टर्ड होता है, और जो यूएस का एडवोकेट है इफ ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन इंडिया देन दैट पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द बार काउंसिल इन द इंडिया। इंडिया की जो बार काउंसिल है उसमें तो वो रजिस्टर्ड है नहीं। तो इस केस में देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय द फॉरेन एडवोकेट, अगर फॉरेन एडवोकेट कोई सर्विसेज देता है तो वो एग्जम्पशन एंजॉय नहीं कर सकता, कांट एंजॉय द एग्जम्पशन। ठीक है, एज द फॉरेन एडवोकेट इज नॉट ऑन द रोल ऑफ द बार काउंसिल, क्योंकि वो इंडिया के बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वो जो भी सप्लाई करती है, चाहे वो किसी को भी सप्लाई करे इंपोर्ट में, बिजनेस एंटिटी अदर देन बिजनेस है, किसी को भी अगर वो सप्लाई करते हैं तो वो टैक्सेबल रहेगा, और वो किस में रहेगा, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल रहेगा। मीन्स जो इंपोर्टर है इंडिया में जो रहता है पर्सन वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल एग्जम्पशन है वो एंजॉय नहीं होती है। मीन्स इंपोर्ट अगर लीगल सर्विसेज का हो रहा है तो किसी भी पर्पज के लिए हो रहा हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट
एडवोकेट के हैंड्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो अगर एडवोकेट टैक्स ही पे नहीं करता है, एडवोकेट तो टैक्स ही पे नहीं करता है, रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, तो रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है यानी एडवोकेट के हैंड्स में तो कोई टैक्स लगा ही नहीं, तो एडवोकेट के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी नहीं लगी, तो एडवोकेट के लिए तो एग्जम्प्ट सर्विसेज हो गई, क्योंकि एडवोकेट जो सर्विसेज दे रहा है उस पर टैक्स कौन पे कर रहा है, रेसिपिएंट पे कर रहा है, तो एडवोकेट को तो कोई टैक्स पे करना नहीं है। अगर एडवोकेट को टैक्स पे नहीं करना है इसका मतलब एडवोकेट के हाथ में एग्जम्प्ट हो गया, तो एडवोकेट कोई आईटीसी भी नहीं ले सकता। Okay, so if a person is providing exempted services then he can't avail the input tax credit. Okay, तो यहाँ पर अगर एडवोकेट रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी लॉ में, वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो इस केस में उसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। बट अगर एडवोकेट जैसे कि एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में एडवोकेट को खुद को पे करना है टैक्स, तो उसमें एडवोकेट रजिस्टर्ड हो रहा है, तो अगर उसमें रजिस्टर्ड होता है तो वो आईटीसी भी ले सकता है, यानी अगर वो टैक्स पे करता है तो आईटीसी ले लो, अगर वो टैक्स पे नहीं करता है मीन्स एग्जम्पशन कैटेगरी में आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है, तो उस पर वो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स नहीं पे कर रहा है तो आईटीसी नहीं ले सकता। ठीक है, तो आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ एडवोकेट हम बात करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कांट बी अवेल्ड इन द केस ऑफ द लीगल सर्विसेज एज प्रोवाइडेड बाय द एडवोकेट इन इंडिया, तो उसमें जो आउटपुट सप्लाईज होती है दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम एडवोकेट की टैक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग देखो बात करते हैं। सबसे पहले अगर सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज देता है, किसको देता है, एक सीनियर एडवोकेट दूसरे सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा क्या? यस। देखो सीनियर एडवोकेट, आपको मैंने अभी बताया कि अगर सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज देता है तो उस पर टैक्स लगेगा, बट सीनियर एडवोकेट अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को देता है तो नहीं लगेगा। सीनियर एडवोकेट अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी को देता है तो नहीं लगेगा। अगर सीनियर एडवोकेट अदर देन स्मॉल बिजनेस एंटिटी को देता है यानी जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स लगेगा आरसीएम में। ठीक है, तो अगर सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को दे रहा है तो लगेगा, कौन पे करेगा? आरसीएम। अगर सीनियर एडवोकेट किसको देता है, इंडिविजुअल एडवोकेट को देता है तो भी आरसीएम। फर्म ऑफ एडवोकेट को देता है तो भी टैक्स लगेगा। नॉन बिजनेस एंटिटी को देता है तो टैक्स नहीं लगेगा। स्मॉल बिजनेस एंटिटी को देता है तो टैक्स नहीं लगेगा। बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो उस पर लगेगा तो सही, और उस पर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो अब देखो अगर कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी करना चाहता है तो उसको यहाँ पर स्पॉन्सर करने के लिए वहाँ पर क्या करना होता है, कुछ अमाउंट पे करना होता है। लाइक उसने 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर उस म्यूजिकल इवेंट जो मिस्टर एक्स ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो वो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्या कर दिए, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए दे दिए कि आपको मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का क्या करना है, लोगो लगाना है आपके म्यूजिकल इवेंट में। तो कौन पर्सन इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है? मिस्टर एक्स म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, द पर्सन हु इज स्पॉन्सरिंग, तो यहाँ पर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो स्पॉन्सर कर रही है। तो यहाँ पर पेमेंट कौन करेगा, किसको? स्पॉन्सर कौन कर रहा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहती है कि मेरे ब्रांड का लोगो आपके म्यूजिकल इवेंट में लगाया जाए, तो उसके लिए मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ और आप मेरे प्रोडक्ट के लोगो को लगाओ। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है आप 2 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे कर रही है और मिस्टर एक्स के पास वो पेमेंट आ रहा है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, जो पर्सन पे करता है ना तो वो हमेशा सर्विस रेसिपिएंट होता है, और जो पर्सन जिसके पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होता है वो पर्सन हमेशा सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हु इज़ द सर्विस प्रोवाइडर और हु इज़ द सर्विस रेसिपिएंट। तो म्यूजिकल इवेंट स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहा है यानी मिस्टर एक्स तो सर्विस प्रोवाइडर है, और यहाँ पर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो यहाँ पर सर्विस रेसिपिएंट है, वो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ले रही है। तो यहाँ पर उसने स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ली है तो यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसे टैक्स पे करना है। बट स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज में आपको ये ध्यान में रखना है, अगर सर्विस रेसिपिएंट कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी होती है तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होता है। अगर यहाँ पर जो रेसिपिएंट है स्पॉन्सरशिप में वो कोई इंडिविजुअल है तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होता है। उस केस में यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे ही टैक्स पे करना होता है, मीन्स वी कैन से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल होता है। ओके,
तो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, म्यूजिकल इवेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे रही है, तो टैक्स लगेगा, कौन पे करेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे करेगी। मिस्टर एक्स जो म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसमें मिस्टर वाई एक इंडिविजुअल है, वो 2 लाख रुपए दे देता है, तो इस केस में कौन टैक्स पे करेगा, सर्विस प्रोवाइडर है मिस्टर एक्स और रेसिपिएंट है मिस्टर वाई, तो रेसिपिएंट जो है वो एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के केस में ये प्रोविजन आरसीएम का एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ये प्रोविजन केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब यहाँ पर स्पॉन्सरशिप की जो सर्विसेज है वो कौन ले रहा है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट ले रही है या कौन ले रही है, पार्टनरशिप फर्म विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, तो यहाँ पर क्लियर है, तो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कौन सर्विसेज देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है सर्विसेज। गवर्नमेंट कभी भी सर्विसेज देती है तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है, बट इसमें भी 2-3 केसेस ऐसे हैं जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। अगर सर्विसेज कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज देती है, किसको देती है, बिजनेस एंटिटी को देती है, किसको, बिजनेस एंटिटी को देती है, तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अदर देन बिजनेस एंटिटी को देती है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्रोवाइडर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, किसको दे रही है, बिजनेस एंटिटी को दे रही है। और ये बिजनेस एंटिटी कहाँ पर लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया में लोकेटेड है। इंडिया के बाहर जो होता है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। ओके, बट एक्सेप्शन कौन कौन से, एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देती है बिजनेस एंटिटी को, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, सर्विसेज बाय द पोस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट बाय द वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी की सर्विसेज अगर दी जाती है, प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको दी जा रही है, किसी भी पर्सन, बट अदर देन, अगर गवर्नमेंट को दे रही है तब तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बट गवर्नमेंट अदर पर्सन को देती है, मीन्स अदर देन गवर्नमेंट किसको देती है, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी की सर्विसेज, तो इस केस में यहाँ पर ये वाला 5th पॉइंट जो आरसीएम का है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल्स इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट्स ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट। पोर्ट के जो दायरे में अगर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है, पोर्ट एयरपोर्ट के प्रेसिडेंट्स प्रेमाइसेस में यहाँ पर एयरक्राफ्ट और वेसल से संबंधित कोई भी सर्विसेज दी जा रही है तो उसमें ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सर्विसेज दे कौन रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, कोई भी गवर्नमेंट दे रही है, पर ये सर्विसेज आरसीएम में कवर नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स और पैसेंजर। अगर गुड्स और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देती है गवर्नमेंट तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द बिजनेस एंटिटी। ओके, तो आपको टोटल अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टोटल 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। फर्स्ट है आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, सेकंड आप लोग का फर्स्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिसमें बिल्कुल क्लियर है आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर कोई भी सर्विसेज दे रही है, 7 पर्सनस थे, उन 7 पर्सनस में से किसी को भी देती है तो इस केस में कौन पे करेगा, जीटीए पे नहीं करके जो 7 रेसिपिएंट है वो पे करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड एडवोकेट की हमने सर्विसेज बात करी है, थर्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फोर्थ स्पॉन्सरशिप और फिफ्थ हमने गवर्नमेंट अगर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है तो। देखो नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय। अगर सर्विसेज सप्लाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, सर्विसेज दे रही है बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो लास्ट अर्लियर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग को हटाया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग की सर्विसेज दे रही है तो वो आरसीएम से हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5A में डाल दिया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग की सर्विसेज देती है तो इस केस में किसको दे रही है वो सर्विसेज, अगर वो सर्विसेज जो दी जा रही है दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, मीन्स जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है उस पर्सन को दी जा रही है, तो इस केस में द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विल बी लायबल टू पे द टैक्स। तो जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो टैक्स का पेमेंट करेगा। ओके, तो जो भी सर्विसेज सप्लाई की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को दी जा रही है बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो देन इन सच केस जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो टैक्स का पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। क्लियर है।
नेक्स्ट बात करते हैं 5B, जिसमें बता रखा है कि ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, यानी अगर कोई पर्सन अपने डेवलपमेंट राइट्स को ट्रांसफर करता है, मींस लैंड ऑनर यहाँ पर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर कर रहा है डेवलपर को। तो जो लैंड ऑनर अपने राइट्स ट्रांसफर कर रहा है डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए वो डेवलपमेंट राइट्स दे रहा है, तो इस केस में द प्रमोटर, जिस पर्सन को वो राइट्स दिए जाते हैं, प्रमोटर जो है दैट ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इसमें सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन सर्विसेज दे रहा है बाय द वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, that is including additional FSI floor space index for the construction of a project। अगर कोई प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने अपने लैंड ओनर ने डेवलपर को डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए हैं, तो इस केस में द पर्सन हु इज द प्रमोटर ऑफ द डेवलपमेंट, तो यहाँ पर जो पर्सन प्रमोटर है वो टैक्स का पेमेंट करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। देखो 1 अप्रैल 2019 से कुछ अमेंडमेंट भी आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सर्विसेज बाय द वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, अगर कोई पर्सन जो यहाँ पर डेवलपमेंट राइट्स को ट्रांसफर करता है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, यानी लैंड ऑनर ने अपने यहाँ पर प्रॉपर्टी को दे दिया, किसको दे दिया, डेवलपर को दे दिया है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को डेवलप करने के लिए, कि आप इस लैंड पे क्या कर दो, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स डेवलप करो। तो इसमें इंटेंटेड, और वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लाइक 100 फ्लैट्स बनने हैं, और वो 100 फ्लैट बनने के बाद वो आगे फर्दर क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी सेल पर्पस के लिए। दिस इज नॉट फॉर द पर्सनल यूज, दिस इज फॉर द कमर्शियल यूज, यानी वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना के डेवलप करके उसे आगे सेल करने वाले हैं। ओके, intended for the sale to a buyer wholly or partly where the entire consideration, जो हमारा पूरा का पूरा कंसिडरेशन जिसको हम सेल करने वाले हैं, एडवांस बुकिंग हमने करी है, तो एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द इशुएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, यानी वो मकान कंप्लीट होने से पहले, यानी उनका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कंप्लीट होने से पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले हमें उस बायर से सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है। वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑन और बिफोर द इशुएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। अगर पूरा पैसा पहले आ जाता है तो इस केस में यहाँ पर कोई जीएसटी पे नहीं करना है। क्लियर है? तो इस केस में जीएसटी पे नहीं करना है। बट अगर बायर से पूरा पैसा पहले नहीं आता है या पहले अनबुक्ड रह जाते हैं, जैसे लाइक मैंने 100 फ्लैट्स बना लिए वहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में, बट उसमें से 80 फ्लैट तो सेल हो चुके हैं और बायर से मुझे पैसा भी आ गया, बट 20 फ्लैट्स अभी तक अनबुक्ड है। तो अगर कुछ अनबुक्ड फ्लैट्स है तो उन अनबुक्ड फ्लैट्स, जैसे 100 फ्लैट्स का आपके 1 करोड़ रुपीस डेवलपमेंट कॉस्ट लगा है, तो इस केस में यहाँ पर 100 फ्लैट्स का 1 करोड़ लगा है, यानी 20 फ्लैट्स जो अनबुक्ड हैं उनका प्रपोर्शन अगर हम निकालें 100 फ्लैट्स का है 1 करोड़, तो 20 फ्लैट्स का 20 लाख रुपीस। ओके, तो ये 20 लाख रुपीस का जो है उस पर आपको जीएसटी पे करना है। मींस अगर कुछ फ्लैट, कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपके अनबुक्ड रह जाते हैं तो उसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उस पर जीएसटी पे होगा। ओके, और कौन करेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में द प्रमोटर of residential apartments that will be liable to pay the tax. He will be liable to pay the tax. But the promoter shall be liable to pay the tax on the reverse charge mechanism on such proportion of the value of the development rights or FSI as is attributable to the residential apartment which remain unbooked on the date of the issuance of the completion certificate or its first occupation. अगर कुछ फ्लैट अनबुक्ड रह जाते हैं तो उस पर आपको टैक्स पे करना है, बट जो बुक्ड हो चुके हैं, जिनका पैसा आ चुका है कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले, तो इस केस में उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अब जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आती है? द लायबिलिटी टू पे द जीएसटी ऑन द डेवलपमेंट राइट्स शैल अराइज ओनली द आफ्टर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। कभी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से पहले नहीं आती है। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जीएसटी पे करना है एंड शैल बी पेड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बाय द प्रमोटर। ओके, नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। आपको जीएसटी पे नहीं करना है ईदर एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जब आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था उस समय नहीं करना है, जब आप प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हो डेवलपमेंट के समय नहीं करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ओनली आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड तब आपको टैक्स भरना है। एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते समय या प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के समय आपको यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना है। ओके, तो
आपने दो टॉपिक्स, एक तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं, तो इस केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। सेकंड, अगर लैंड ओनर डेवलपर को डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर करता है तो इस केस में ये जो डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर हुए हैं उस पर प्रमोटर टैक्स पे करेगा, पर केवल अनबुक्ड प्रपोर्शन पे करेगा। ओके, नेक्स्ट 5C लॉन्ग टर्म लीज। देखो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, लैंड को लीज पे दे देते हो, लीज पे क्यों देते हैं? किसी भी फैक्ट्री चलानी, किसी पर्सन को ही वांट टू रन ए फैक्ट्री, तो उसको लैंड की जरूरत है और उसने यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मीनिंग होता है 30 ईयर्स और मोर। अगर आपने 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा समय के लिए आपने क्या करी है, लॉन्ग टर्म लीज पे दिए अपनी प्रॉपर्टी को बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ द अप फ्रंट अमाउंट, का मतलब एडवांस में पैसा ले लिया। जैसे पूरा उसको बोल दिया कि 50 ईयर्स के लिए आपको लीज पे दे दिए, उसके अगेंस्ट में आप मुझे ₹10 करोड़ पे कर दें, तो ये आपको फ्रंट अमाउंट आपने पे कर दिया, यानी एडवांस में सारा पे कर दिया है। इसको प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, किसी भी नेम से हम बोल सकते हैं। और वो चाहे तो पीरियडिकल रेंट भी पे कर सकता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर। तो यहाँ पर पीरियडिकल रेंट अगर पे करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स लैंड को लीज पे लिया है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पर वो पीरियडिकल रेंट भी पे कर सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म लीज पे देते हैं हम किसी भी प्रॉपर्टी को, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं, डेवलपर को दे रहे हैं, तो इस केस में कोई भी पर्सन देने वाला, यानी सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर जो रेसिपिएंट है वो प्रमोटर है, तो वो प्रमोटर टैक्स पे करेगा। मीन्स लॉन्ग टर्म लीज के केस में प्रमोटर टैक्स पे करता है। ओके, नेक्स्ट, कंपनी और डायरेक्टर का रिलेशनशिप। देखो, कंपनी, यहाँ पर कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी को चलाने के लिए एक नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कंपनी का डायरेक्टर बोलते हैं। कंपनी को डायरेक्शन देने का काम करता है कि कंपनी का मैनेजमेंट पूरा कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है, ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द कंपनी, वो कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो अगर वो कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है तो डायरेक्टर इज द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस रेसिपिएंट इज अ कंपनी। तो कंपनी इस केस में यहाँ पर टैक्स पे करेगी, डायरेक्टर यहाँ पर टैक्स पे नहीं करेगा। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर सर्विसेज देता है किसी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो इस केस में डायरेक्टर तो सर्विस प्रोवाइडर है और कंपनी सर्विस रेसिपिएंट है, एंड कंपनी विल बी लायबल टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, 7th पॉइंट है आपका इंश्योरेंस एजेंट का। जो भी इंश्योरेंस कंपनी से, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, मान लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो एजेंट अपॉइंट करती है ताकि वो कस्टमर से अप्रोच करे, हमारे पास कस्टमर्स लेके आए, इंश्योरेंस बिजनेस बढ़े। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो इंश्योरेंस एजेंट को अपॉइंट करती है ताकि वो उनके बिजनेस को बढ़ाए। तो इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज देगा, किसको देगा? इंश्योरेंस कंपनी को देगा। तो इंश्योरेंस एजेंट इज द सर्विस प्रोवाइडर एंड इंश्योरेंस कंपनी इज द सर्विस रेसिपिएंट। तो इंश्योरर, जो इंश्योरेंस एजेंट है वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो सर्विस रेसिपिएंट यानी इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे द टैक्स। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करेगी। क्लियर है? तो सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस, यानी जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है उसको इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? इंश्योरेंस एजेंट। और इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाला कोई भी पर्सन जो सर्विस रेसिपिएंट है, ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बैंक के केस में। बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में रिकवरी एजेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिस्टर ए को लोन दिया है 10 लाख रुपीस का, मिस्टर ए ने यहाँ पर वापस से रीपे नहीं कर रहा है, बैंक से बहुत सारे नोटिस भी जा चुके हैं, उसके बाद भी वो रीपे नहीं कर रहा है। तो इस केस में बैंक अपने रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करता है और वो रिकवरी एजेंट्स उन लोन की रिकवरी करने का काम करते हैं। तो रिकवरी एजेंट इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर रिकवरी एजेंट तो सर्विस प्रोवाइडर है और जो बैंकिंग कंपनी है दैट इज ए सर्विस रेसिपिएंट। वो क्या है? सर्विस रेसिपिएंट है। तो जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो टैक्स का पेमेंट करेंगे रिवर्स चार्ज में। ओके, तो सर्विसेज सप्लाइड बाय द रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, रिकवरी एजेंट अगर इनको सर्विसेज देता है तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विल बी लायबल टू पे द टैक्स। ओके, नेक्स्ट 9th बात करते हैं। देखो, ऑथर या कोई भी म्यूजिक कंपोजर, जैसे लाइक लता मंगेशकर है, उसने गाना गाया है तो उसने म्यूजिक कंपोज किया है, यानी ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है उसका, और वो उसने अपना कॉपीराइट किसी और को दे दिया, यानी कोई और उसको यूज कर सकता है, म्यूजिक कंपोजर ने यहाँ पर दे दिया।
तो इस केस में उसने करण जौहर को अपना बेच दिया है। करण जौहर एक म्यूजिक कंपनी को अपने यहाँ पर क्या कर दिया है, बेच दिया। तो इस केस में द पर्सन टू हुम, जो पब्लिशर होता है या म्यूजिक कंपनी होती है या कोई प्रोड्यूसर्स होते हैं मूवीज वगैरह के, अगर उनको म्यूजिक कंपोजर अपने कॉपीराइट सेल कर देता है तो इस केस में जो रेसिपिएंट है मींस द पब्लिशर, म्यूजिक कंपोजर या प्रोड्यूसर, वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज सप्लाई हो रही, कौन सर्विसेज, कोई ऑथर, जैसे लाइक बुक लिखी है तो मिस्टर ए ने कोई बुक लिखी है, अपना कंटेंट, अपना कॉपीराइट सेल कर दिया, तो जो पब्लिशर है जैसे टैक्समैन को सेल कर दिया तो टैक्समैन टैक्स पे करेगा। क्लियर है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कोई भी ऑथर या म्यूजिक कंपोजर है या फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है और द लाइक बाय द वे ऑफ द ट्रांसफर, अगर वो ट्रांसफर करता है और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट, या अपने कॉपीराइट यूज करने का राइट देता है, कवर्ड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क देता है किसको, पब्लिशर को, म्यूजिक कंपनी को। तो इस केस में जो पब्लिशर है दैट विल बी लायबल टू पे द टैक्स। ओके, नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ द ओवरसीइंग कमिटी, जो ओवरसीइंग कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी ओवरसी करती है, सारे जो भी वर्क किए जाते हैं उनको ओवरसी करने का काम करती है। तो ओवरसीइंग कमिटी के जो मेंबर्स है जो आरबीआई को सर्विसेज देते हैं, तो इस केस में आरबीआई टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल रहेगी। क्लियर है। कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, किसको सर्विसेज देता है, बैंक और एनबीएफसी को सर्विसेज देता है। अगर कोई भी सर्विसेज सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल होना चाहिए, जरूरी क्या है इसमें, इंडिविजुअल, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो अदर देन दीज किसको दे रहा है, सर्विसेज सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल सोल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू द बैंक और एनबीएफसीज। अगर यहाँ पर इंडिविजुअल्स बैंक्स को सर्विसेज देते हैं तो बैंक क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर, जो बिजनेस को एक्सपांड करने का काम करते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर कोई भी सर्विसेज देते हैं बैंकिंग कंपनी को तो इस केस में बैंकिंग कंपनी टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल रहेगी। ओके, नेक्स्ट है आप लोग का 13 पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एजेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एजेंट जो होते हैं जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जैसे लाइक इंश्योरेंस एजेंट होते हैं इंश्योरेंस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वैसे बिजनेस एजेंट होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करने के लिए होते हैं। तो जितने भी बिजनेस एजेंट किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अपॉइंट करते हैं, तो जो बिजनेस अपॉइंट करते हैं, यानी जो बिजनेसमैन अपॉइंट कर रहे हैं, दैट बिजनेसमैन विल बी लायबल टू पे द टैक्स। बस जरूरी ये है कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में रह रहे हो, यानी विद इन इंडिया हो। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो अपॉइंट करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, जो सिक्योरिटी एम्प्लॉइज होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस केस में जो यहाँ पर जिस पर्सन को सर्विसेज दी जा रही है, तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर टैक्स नहीं पे करेगा, यहाँ पर द रजिस्टर्ड पर्सन जिसको सर्विसेज दी जा रही है रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। क्लियर है, बट इसमें किसको इंक्लूड नहीं करते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इनका या गवर्नमेंटल एजेंसीज है, अगर ये सर्विसेज रिसीव कर रही हैं तो इस केस में यहाँ पर रेसिपिएंट टैक्स पे नहीं करेगा। ओके, इसको आगे हम डिटेल में भी और एनालिसिस करेंगे अभी। तो यहाँ पर बेसिकली आपके 14 पॉइंट्स है, देयर द 14 सर्विसेज विच इज कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप लोग के सारे इंपॉर्टेंट है बट इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है जीटीए की सर्विसेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सेकंड, एडवोकेट की सर्विसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज भी बहुत कम पूछी जाती है। तो मेन अगर हम बात करें तो दो सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दैट इज जीटीए की सर्विसेज और एक एडवोकेट की सर्विसेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,